अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो आई एम डॉक्टर उज़मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ़ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। MBBS फ्रॉम LMC, DDSC फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, Masters of Science degree from University of Wales, Cosmetic Laser Surgery course from Italy and MPhil। आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो जैसे कि हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन, चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन या जिस्म पर हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, छाइयाँ क्या चीज़ हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, क्या वजूहात हैं, किस तरह इस हाइपर पिगमेंटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह छाइयों से हम निजात हासिल कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को बिल्कुल फिट फाट करके अच्छा चल सकते हैं। ठीक है जी। तो इस बीच में अगर कोई भी सवालात स्किन से रिलेटेड कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज़ हम हाइपर पिगमेंटेशन के साथ ही लीड करेंगे अपने इस प्रेजेंटेशन को। तो जी, हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? एक तो ये है कि हम मिसकन्फ्यूज़ हो जाते हैं आम लोग भी कि हाइपर पिगमेंटेशन को और मिलाज़मा को, छाइयों को एक ही चीज़ में लेके चलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो किस तरह से होती है कि जनरलाइज्ड हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, किसी का सारा जिस्म काला हो सकता है या जिस्म के कोई लोकलाइज्ड हिस्से काले हो सकते हैं। और छाइयों में क्या होता है कि आपके चेहरे पे मुख्तलिफ़ जगहों पे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं जो कि नॉर्मल स्किन की जो टोन है उसके साथ मैच नहीं हो रहे होते, उसके साथ से थोड़े चेंज रंग होना शुरू हो जाता है, थोड़ा डार्क ब्राउन स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है या काले रंग के डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, येलो कलर के निशान चेहरे पे, माथे पे, नाक पे, चीक्स पे, चिन पे कहीं भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या क्या वजूहात हैं, कितने साइज़ होते हैं इसके, हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है? तो पहले तो हमें डिफरेंस कर लेना है कि हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत सारे ऐसे हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर हैं जो कि चेहरे पे प्रेजेंट करते हैं, जिनको हम मिसकंसेप्ट कर देते हैं छाइयों के साथ। हाइपर पिगमेंटरी कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 लाइकन प्लैनस है। लाइकन प्लैनस जो है ऐसी बीमारी है चमड़ी की जिसमें लाइकनिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, चमड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है और पर्पल या काले रंग का दाग देना शुरू कर देती है। ठीक है जी। इन लोगों का जनरलाइज्ड जिस्म सफ़ेद होता है, लेकिन चेहरे पे इन लोगों को काले या पर्पल रंग के निशान नज़र आएंगे और वो जो है अजीब ब्लूइश और पर्पलिश टाइप जो है, वायोलेट कलर जो है स्किन का होना शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादातर स्ट्रेस और हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, लिवर डिसऑर्डर के, उन लोगों को होता है। दूसरे नंबर पे पिगमेंटेशन जो ज़ाहिर होती है वो एक्नी के पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे, निशान चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक्जिमा के पेशेंट जो होते हैं, सीबोरिक एक्जिमा जिन लोगों को होता है, उनके चेहरे पे काले रंग के धब्बे, काले रंग के दाग, ब्राउनिश डार्क ब्राउन दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को दाग पड़ते हैं वो फिर अगेन हमारे आ जाते हैं मिलाज़मा के पेशेंट, जिसको हमने छाइयों में डील करते हैं कि छाइयाँ किस तरह से पड़ती हैं। 0.5 mm से लेके 10 सेंटीमीटर तक का या 5 सेंटीमीटर तक का भी निशान छाइयों में आ सकता है, जिसको हम फ्रैकल्स भी कहते हैं। जिनका साइज़ छोटा होता है 1 सेंटीमीटर से, हम उसे फ्रैकल्स में शामिल करते हैं, और जो 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उसको हम पैच में शामिल कराते हैं। अब जो है डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं सबकी ना, जो हमारा फिट्ज़पैट्रिक क्लासिफिकेशन है डर्मेटोलॉजी की, उसके मुताबिक जो क्लासिफिकेशन आती है स्किन टाइप की, उसमें टाइप 1 स्किन के जो बहुत गोरे कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, जो धूप में जाते हैं उनकी स्किन बर्न होती है। ठीक है जी, उनकी स्किन बर्न होती है लेकिन टैन नहीं होती, उनकी हमेशा स्किन लाल रंग की हो जाएगी लेकिन उनका रंग ख़राब नहीं होगा। स्किन टाइप 2 जिसमें जो है उनकी स्किन धूप थोड़े सफ़ेद से थोड़े हल्के जो कॉम्प्लेक्शन के लोग हो जाते हैं, जैसे हम टाइप 1 में अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग, KPK के लोग डाल लें,
और फिर कश्मीर की साइड के लोग हो गए। स्किन टाइप 2 जो हो गई उसमें आप थोड़ा अगर नीचे आ जाएं, इस्लामाबाद वाला कॉम्प्लेक्शन के जो है उनका रंग गोरे तो होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन केपी के लोगों जैसे गोरे नहीं होते, थोड़े से स्लाइटली कम होते हैं, और उनकी स्किन धूप में जाने से बर्न होती है, ठीक है, और हल्की टैन भी होती है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं। टाइप 3 पे अगर हम आ जाते हैं तो टाइप 3 में हमारे मुल्तान के रीजन के लोग, पंजाब के लोग, या हमारे सिंध में भी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, इवन आप अगर मेरी स्किन को भी करें तो हम टाइप 3 वाले लोग हैं, ठीक है जी। जिनकी कॉम्प्लेक्शन कैसे होते हैं कि ये धूप में जाने से इनकी स्किन बर्न भी हो सकती है, स्लाइटली इरिटेशन हो जाए, स्लाइटली इचिंग हो जाए, एलर्जी डेवलप हो जाए किसी भी किस्म के मेकअप से, ब्लीच से, ये वो स्किन होती है। या ये रंग भी अपना चेंज करते हैं, ज़्यादा धूप में आप इनको बिठा देंगे तो ये टैन होने शुरू हो जाएंगे, इनके रंग काले होने शुरू हो जाएंगे। और फिर हम टाइप 4 स्किन के लोग ले लेते हैं कि जिनके काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं, काफ़ी सांवले रंग के लोग होते हैं, और उनकी स्किन बर्न नहीं होती, उनमें कम चांसेस होते हैं एलर्जीज़ डेवलप करने के, लेकिन वो धूप में जाने से बहुत ज़्यादा टैन करते हैं, ठीक है जी। तो अब जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक स्किन टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है हमेशा, वो है टाइप 3, ठीक है जी। टाइप 3 जैसी मेरी स्किन है ऐसी बहुत सारे, मतलब हमारे इर्द गिर्द हैदराबाद में जो है ज़्यादातर लोग टाइप 3 वाले हैं, ठीक है जी। अब मुझे कहना नहीं चाहिए इस वक्त, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 5-6 साल में ग्लूटाथाइन का रवाज आया है, लोगों ने ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस लेने शुरू किए हैं, तो अब हैदराबाद के लोगों के कॉम्प्लेक्शन काफ़ी बेहतर हो गए हैं, काफ़ी गोरे कॉम्प्लेक्शन के हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज़ मतलब टाइप 2 स्किन की तरफ चले गए हैं टाइप 3 वाले। अदरवाइज़ जो हैं हमारी स्किन टाइप 3 वाली है, टाइप 4 वाले टाइप 3 में आ गए हैं, ठीक है जी। तो हमारी जो स्किन है इसमें ज़्यादा जल्दी पिगमेंटेशन डेवलप होती है टाइप 3 में, सही है। हमारे रीजन के जो लोग हैं इनमें छाइयाँ जल्दी पड़ती हैं, छाइयाँ भी जल्दी पड़ेंगी, इनके निशान जल्दी जाएंगे भी नहीं। इनको अगर कोई इन्होंने ब्लीच लगा ली, कोई ऐसा फेस वॉश चेंज कर लिया, कोई स्क्रब कर लिया, तो भी इनकी स्किन पे जल्दी एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं, और उसके साथ साथ इन लोगों को पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर इनका जो है फेस वॉश इनको सूट नहीं किया, इनका अगर नाइट क्रीम इनको सूट नहीं की, इनको ब्लीच सूट नहीं की, इन्होंने वैक्स कराई, कोई मसला हो गया, तो ये उसमें भी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अब मुख्तलिफ फेशियल पैटर्न्स होते हैं पिगमेंटेशन के, ठीक है जी, कि जिसमें पैटर्न के हिसाब से चलती है पिगमेंटेशन। जैसे कई लोगों को छाइयाँ पड़ती हैं सिर्फ माथे पे, कई लोगों को छाइयाँ पड़ती हैं सिर्फ मलार रीजन पे, चीक्स के ऊपर के हिस्से पे, कईयों को छाइयाँ पड़ती हैं सिर्फ नाक पे, कईयों को छाइयाँ पड़ती हैं अपर लिप पे, और कईयों को छाइयाँ पड़ती हैं चिन के पोर्शन पे, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इस पे आ रही हूँ तो एक बहुत कॉमन वजह है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, और ये मिस्टेक लोग करते हैं कि जो लोग कलर्ड धागे से आईब्रोज़ बना लेते हैं घर पे खुद ही से, या कलर्ड धागे से अपर लिप की थ्रेडिंग कर लेते हैं, उन लोगों में छाइयाँ डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपने अगर कभी भी थ्रेडिंग करनी है, कभी भी आपने आईब्रोज़ बनाने हैं, कलर्ड धागा इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा आपने जो है सफ़ेद रंग के धागे से अपनी थ्रेडिंग करनी है, तो आप में मिलाजमा कम डेवलप होगा। अगर कलर्ड धागे से आपने 1-2 दफ़ा भी थ्रेड कर लिया तो अपर लिप पे छाई ज़रूर पड़ जाएगी, या जहाँ जहाँ से आप थ्रेडिंग करेंगे वहाँ वहाँ छाइयाँ पड़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा वैसे भी अगर हम स्किन को ट्रॉमा देते रहते हैं तो उसमें भी छाइयाँ ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो फेशियल पैटर्न पे ये पैटर्न है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस एक पैटर्न है हाइपर पिगमेंटेशन का, जिसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन। पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि आँखों के गिर्द काले रंग के दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको आम टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं हल्के, ठीक है जी। तो आम हल्के जो होते हैं वो भी आपकी इसी पिगमेंटेशन में आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन में। इसकी भी वही ट्रीटमेंट होगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी छाइयों की जो ट्रीटमेंट होगी वही आपकी पेरी ऑर्बिटल
हाइपर पिगमेंटेशन की होगी। इसके अलावा दूसरी हाइपर पिगमेंटेशन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है पेरी ऑर्बिटल पेरी ऑर्बिटल आपकी आंखों के गिर हो गई, पेरी ओरल हाइपर पिगमेंटेशन। और पेरी ओरल हाइपर पिगमेंटेशन में क्या होता है कि होंठों के गिर्द हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है मेलाज्मा के साथ पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन भी और पेरी ओरल हाइपर पिगमेंटेशन भी। इसके अलावा जो पिगमेंट होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है जी, जो कि आपकी स्किन को नीचे से कलर देते हैं और उन्हीं जो पिगमेंट की ही रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी छाइयाँ मुख्तलिफ़ रंग के निशान ज़ाहिर करती हैं। तो एक पिगमेंट है जिसमें यू मेलानिन जो कि डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का आपको नीचे से दाग नज़र कराएगा, ठीक है। और दूसरा जो पिगमेंट है वो आपको हमेशा येलो रंग का या टैन ब्राउन कलर का दाग नज़र कराएगा, ठीक है जी। तो ये पिगमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ट्रीटमेंट में भी, और इसके अलावा कि वो किस तरह का दाग इंड्यूस कराते हैं। तो ये चीज़ें आई मेलाज्मा, पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन, पेरी ओरल हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा लेंटिजेंस डेवलप होते हैं स्किन पे। कई लोगों को छोटे छोटे ब्राउनिश कलर के, लाइट ब्राउन कलर के दाने से मतलब दाग से होते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं कि इसको नासी रंग के तिल पड़ गए हैं चेहरे पे, ठीक है जी। वो मेलाज्मा नहीं होती, वो छाइयाँ नहीं होती, वो लेंटिजेंस होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी तकरीबन इसी हिसाब से चलती है। लेकिन वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होते हैं, उनको या तो आप कॉस्मेटिकली एक्सरसाइज कराना पड़ता है या उनका फिर लेज़र होता है सारा का सारा। तो लेंटिजेंस जो हैं वो भी आपके इसके साथ मेलाज्मा के साथ मिसमैच करते हैं। इसके अलावा एक्रोमेलानोसिस होती है। एक्रोमेलानोसिस क्या है कि कई लोग होते हैं उनका सारा कॉम्प्लेक्शन ठीक होता है, पूरी बॉडी का फेयर होता है, लेकिन उनके नकल्स डार्क होते हैं, उंगलियों के नकल्स डार्क होंगे, पैरों की उंगलियों के नकल्स डार्क होंगे, तो वो इतना अच्छा उनको लुक नहीं देता, मज़ा नहीं आता उनको अपने हाथों से, उनको अपने पैरों से। तो एक्रोमेलानोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हेरिडिटरी यूनिवर्सल मेलानोसिस होती है, जिसके अंदर पूरी बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के दाग होते हैं। कहीं पे नॉर्मल स्किन होती है और कहीं पे पेशेंट को या पर्सन को दाग होते हैं। इसके अलावा एकैंथोसिस निग्रिकन्स होती है कि जिसके अंदर और आम लोगों को भी ये मसला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एकैंथोसिस निग्रिकन्स जो है डायबिटिक पेशेंट को, ये जो बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट होते हैं उनको होती है। और उसमें उनको क्या होता है कि उनके एक्सिलरी रीजन बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, काले होते हैं, उनकी या पीछे की गर्दन का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा काला होना शुरू हो जाता है, या उनके जो भी जिस्म के खुफिया हिस्से होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, जितने भी फ्लेक्सुरल सरफेसेस होते हैं वो सारे के सारे डार्क होते हैं। नीचे जो ग्रॉइन वाला एरिया है, टांगों के इनर थाइज़ वाला पोर्शन, वो काफ़ी हद तक डार्क होता है। तो ये सारी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की डार्कनिंग्स हैं जो कि हम हाइपर पिगमेंटेशन के तौर पे लेते हैं। और इसके साथ ही मेलाज्मा है जो कि छाइयों की शक्ल में ज़ाहिर होता है। अब क्या क्या वजूहात हैं कि ये हाइपर पिगमेंटेशन होती है या मेलाज्मा छाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, क्यों होती हैं, हर इंसान को क्यों नहीं होती, कुछ स्पेसिफ़िक लोगों को ही छाइयाँ क्यों होती हैं। तो उसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें हम ज़्यादातर जो जाते हैं वो एंडोक्राइन की तरफ जाते हैं कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से लोगों को छाइयाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एक हमारा है, अगर उसकी इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है तो भी लोगों को छाइयाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के अगर थायराइड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो भी, हाइपरथायराइडिज्म अगर पेशेंट को है तो भी उसको छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट को ना सिर्फ के छाइयाँ पड़ेंगी बल्कि उसका टेक्सचर स्किन का ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्किन की ग्लो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्किन ऐसे वेलवेटी लुक देना शुरू कर देगी, मतलब एक स्मूथ लुक नहीं आएगा चेहरे पे, ठीक है जी। तो यह हाइपरथायराइडिज्म में होना शुरू हो जाएगी। जो लोग अचानक अपने वज़न बढ़ाने शुरू कर देते हैं या उनके वज़न वैसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन या तो कुदरती तौर पे लोगों में रेज़ हो जाता है,
प्रोलैक्टिन के हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से, या ओबेसिटी की वजह से लोगों में प्रोलैक्टिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों में प्रोलैक्टिन रेज होता है उन लोगों में भी छाइयाँ ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो कि कंसर्न थे इस चीज़ से कि कौन कौन से हार्मोनल लेवल्स हैं जिनकी प्रॉब्लम की वजह से छाइयाँ डेवलप होती हैं। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की वजह से, हाइपरथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल जिन लोगों के रेज होना शुरू हो जाते हैं औरतों के, उनको भी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। प्रोगेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का रेशो डिस्टर्ब होने की वजह से भी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज उसी में आ जाता है आपके कि मेंस्ट्रुएशन आपकी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आपके मेंसेस प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से भी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है मेंसेस के इरेगुलर होने का, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का डिसऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी में छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी में छाइयाँ क्यों पड़ती हैं, उसकी 3-4 वजूहात हैं। नंबर 1, एक तो प्रोगेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं। नंबर 2, मेल चाइल्ड अगर पैदा होने वाला है तो मेल चाइल्ड की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रेज होंगे, जिसकी वजह से भी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट खातून को है तो उसकी वजह से भी उसे छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद अगर फीमेल्स प्रॉपर अपना जो है विटामिन B12 लेवल और विटामिन B3 को मेंटेन नहीं करती तो भी उनकी छाइयाँ परसिस्ट करती हैं, रहती हैं। अगर प्रेगनेंसी में किसी को छाइयाँ डेवलप होती हैं या तो डिलीवरी के बाद उसकी छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर उसकी छाइयाँ डिलीवरी के बाद ख़त्म नहीं होती तो उनके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि विटामिन B12 या विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी है पेशेंट को तो उसका जो है छाइयाँ ठीक नहीं होगी। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जिनको अल्सर का पेन रहता है, जिनका मैदा डिस्टर्ब रहता है, जो पेप्टिक अल्सर की पेशेंट हैं, उन लोगों को छाइयाँ ठीक होने में, अगर प्रेगनेंसी में जाती हैं और प्रेगनेंसी में उन्हें छाइयाँ डेवलप होती हैं तो डिलीवरी के बाद उनकी छाइयाँ ठीक होने में टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल के। तो कई लोगों की छाइयाँ प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती हैं और कई लोगों की छाइयाँ ठीक नहीं होती और उनको उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि उनके अंदर विटामिन B12 या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही। उनको अपने विटामिन B12 के लेवल्स कराने चाहिए, जिससे उन्हें आइडिया होगा कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वो मल्टी बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन लेना शुरू करें। ऐसी मेडिसिन खाने शुरू करें जिसमें विटामिन B12 और विटामिन B3 वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जैसे गोश्त हो गया, हरी सब्जियां हो गई, पोटैटो हो गए, एग हो गए, मछली, ठीक है, और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि उनका विटामिन B12, B3 नॉर्मल लेवल्स में आए और उनकी छाइयाँ शुरू हो जाएं। लेकिन इसके साथ ही अगर उन ख़वातीन को पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर का दर्द पेट में रहता है, तो इन लोगों की छाइयाँ मुश्किल से और देर से ठीक होती हैं और उसके लिए फिर अगेन उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से लेनी चाहिए। डिलीवरी के बाद ये सारी चीज़ें इस तरह से उन्होंने मैनेज करनी है। अगर कोई खातून ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर है, बच्चों के वक्फे की दवाइयाँ खा रही हैं, तो उसमें भी उनके प्रोगेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं। उसमें भी कई लोगों को प्रोलैक्टिन रेज होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी छाइयाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या प्रेगनेंसी में अगर किसी को छाइयाँ हो गई हैं तो उसकी छाइयाँ ठीक होने में थोड़ा टाइम लेंगी इस सारे सिनेरियो में। ऐसे लोग के जो स्टीरॉइड्स की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, अस्थमा के प्रॉब्लम होते हैं कई लोगों को, या कई मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए ओरली स्टीरॉइड्स पर होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उन लोगों को भी छाइयाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। और इसी के साथ अगर हम इंटरकनेक्शन में टॉपिकल स्टीरॉइड्स की बात करें तो जो लोग वाइटनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए
फार्मूला क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, यही वजह होता है कि जब वो स्टीरॉयड लगाते हैं और फिर उनके स्टीरॉयड ज़रूरी नहीं खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट आए, जब आप स्टीरॉयड्स लगाते हैं तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और साइड इफ़ेक्ट किस तरह से डेवलप होता है कि चमड़ी के ज़रिए जो स्टीरॉयड जज्ब होता है वो अंदर जाके आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिन हार्मोन्स में आपके प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं, आपके जो है एस्ट्रोजेंस आ जाते हैं, आपके प्रोलैक्टिन आ जाते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं। तो ये सारे हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को छाइयाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि फार्मूला क्रीमें लगाने वाले जैसे ही स्टीरॉयड्स को बंद करते हैं उनके चेहरे पे फ़ौरन दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग फार्मूला क्रीमें लगाने के आदी बन जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने स्टीरॉयड्स को छोड़ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से छाइयाँ वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से छाइयाँ डेवलप होती हैं वो कुछ क्रॉनिक इलनेसेस हैं। ठीक है, क्रॉनिक इलनेसेस में कैसे, अगर कोई बच्चा छोटे होते से एलर्जीज़ की प्रॉब्लम का शिकार रहा है, बार बार उसे ज़ुकाम होता है, बार बार उसे एलर्जी होती है, वो डस्टिंग करती है, 100 छींके मारती है, ऐसे लोगों में छाइयाँ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई बच्चा अस्थमा का शिकार रहा है बचपन से, ठीक है जी, तो उसमें भी जो है मिलाज़मा होने के, छाइयाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल गर्ल। अच्छा जी, दूसरा जो है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको हेपेटाइटिस हो गई या जिसको लिवर का कोई फंक्शन प्रॉब्लम हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से भी उनको छाइयाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कई लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, कि वो कुछ भी खा लें उन्हें फ़ौरन डायरिया हो जाते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया रहते हैं उन लोगों में भी छाइयाँ होने का तनासुब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। तो जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो खुश हो जाएं कि उनको मिलाज़मा होने के, छाइयाँ होने के चांसेस कम हैं, और जिनको डायरिया हो जाते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं छाइयाँ डेवलप करने के। अच्छा, डायरिया होने से एक और मसला हो जाता है कि जिन लोगों को डायरिया बहुत ज़्यादा होता है उनमें माल न्यूट्रिशन होती है, वो जो भी खाना खाते हैं उनको प्रॉपर्ली हज़म नहीं होता, और जिस प्रॉपर्ली ना हज़म होने की वजह से उनके जिस्म में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको छाइयाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जो मल्टीविटामिन आपके जिस्म में कम होंगे जिनकी वजह से छाइयाँ होंगी, उनमें आपका विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, मतलब फैट सॉल्युबल चारों के चारों मल्टीविटामिन, और विटामिन B12 एंड B3। ठीक है, तो इन चीज़ों की कमी की वजह से आप लोगों में छाइयाँ ज़्यादा डेवलप होंगी। इसकी के साथ साथ जो लोग इमोशनल स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, किसी न किसी वजह से टेंशन का शिकार रहते हैं हर वक्त, उन लोगों में भी छाइयाँ ज़्यादा डेवलप होती हैं नॉर्मल लोगों के। हर वक्त परेशान रहने वाले लोगों में छाइयाँ ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। जे कहते हैं जिन लोगों में खून की कमी होती है उन लोगों में भी छाइयाँ ज़्यादा डेवलप होती है। तो हेमोलाइटिक एनीमिया के पेशेंट, उन लोगों में छाइयाँ ज़्यादा होंगी। अच्छा, जो लोग मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कई लोग आयरन की गोलियां बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आयरन की ज़्यादा दवाएं खाने से भी छाइयाँ डेवलप होती हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। आपकी चमड़ी के अंदर आयरन जज्ब होना शुरू हो जाता है तो उसे छाइयाँ होना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को रंग गोरा करने का चक्कर है, रंग गोरा करने का, साफ़ करने का, छाइयाँ ख़त्म करने का, उनको चाहिए, एक मिसकंसेप्ट है कि आयरन खाने से आपका रंग गोरा होगा, ऐसे नहीं है। आयरन खाने से आपका रंग काला होगा। आप विटामिन B12 लें, उससे आप बी कॉम्प्लेक्स, B12 हो गई, B3 हो गई, इससे आपका रंग गोरा होगा। जिंक से आपका रंग गोरा होगा, विटामिन C से आपका रंग गोरा होगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को छाइयाँ कराने में मतलब एग्रावेट करती हैं छाइयों को। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे छोटे होते से माल न्यूट्रिशन का शिकार रहते हैं। पेलेग्रा के पेशेंट होते हैं, क्वाशकोर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, बचपन में उन्हें बड़े सीवियर किस्म के डायरिया हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है छाइयाँ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको छाइयाँ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन्स लोग खा रहे होते हैं या दर्दों की दवाएँ ज़्यादा जो खाते हैं उनको भी छाइयाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जिन लोगों को एक्जिमा रहता है, ड्राइनेस के प्रॉब्लम रहते हैं, उन लोगों में भी छाइयाँ ज़्यादा होती हैं।
तो ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें छाइयाँ डेवलप होती हैं, और इन सब चीज़ों को आपने प्रॉपरली ट्रीट करके रखना है, उनको प्रॉपर से मैनेज करके रखना है, तो छाइयाँ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं और उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर किसी को छाइयाँ डेवलप हो गई हैं तो उसने क्या करना है, ठीक है जी, उसको किस तरह से प्रॉपरली उन्होंने मैनेज करना है, उन्होंने क्या करना है कि उनकी छाइयाँ ठीक हो जाएं। नंबर 1, आपने अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश या साबुन इस्तेमाल करना है, और उन फेस वॉश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आप जो फेस वॉश छाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रब वाला हो, ठीक है जी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और नॉन स्क्रबिंग वाला भी हेल्पफुल है। अब कई लोगों की स्किन क्या होती है कि थोड़ी एलर्जिक होती है, जिसकी वजह से उनको जो है जल्दी से डेवलप हो जाती हैं एक्नी, जल्दी से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, जल्दी से रेडनेस हो जाती है स्किन पे, जल्दी से ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग स्क्रब वाला फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, वो अपना नॉर्मल न्यूट्रल पीएच वाला सोप यूज़ करें। लेकिन जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता तो वो भले स्क्रब वाला फेस वॉश इस्तेमाल करें। फेस वॉश में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ें चेक करें, अगर हों तो वो आपके लिए बेस्ट है। सैलिसिलिक एसिड हो गया, आपका मैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ओलिक एसिड हो गया, ठीक है जी, आपका जो है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, फिनोल हो गया, रेटिनॉइड्स अगर हैं, रेटिनॉल है उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक हेल्पफुल रहेंगी और वो आपकी फेस को बेहतर तरीके से क्लीन भी करेंगी, फेस की छाइयों को भी दूर करेंगी और रंग को भी साफ़ करेंगी। इसके साथ साथ अगर किसी के फेस वॉश में उसे विटामिन सी मिल जाता है, ठीक है, विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन ई, इनके अक्सर साबुन होते हैं, लेकिन अगर फेस वॉश में ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, साबुन में मिल जाए, या ग्लूटाथाइन है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और ग्लूटाथाइन, इनके सोप्स या फेस वॉशेस, जो मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स दिए वो भी अगर आपको किसी सोप में के इंग्रेडिएंट में पीछे लिखा होता है, सारी तहरीर की हुई होती हैं चीज़ें, उनमें अगर मिल जाते हैं बेहतरीन है आपके लिए। अगर आपको फेस वॉश में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो भी बेहतरीन है, ठीक है जी। मैं दोबारा एक दफ़ा नाम ले लेती हूँ, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथाइन, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, फिनॉल, रेटिनॉइड्स, रेटिनॉयल, आपका ट्रेटिनॉइन्स हैं, ओलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करें, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने फेस वॉशेस में चेक करें और फिर उनका इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। नंबर 2, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक कोई भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक का होता है 15 SPF से लेके 100 SPF तक डिफरेंट सन ब्लॉक्स होते हैं। लोग अक्सर इस चीज़ में परेशान होते हैं कि हम कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, हम कम SPF वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, हम ज़्यादा SPF वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, हमारे लिए कौन सा सन ब्लॉक ज़्यादा बेहतरीन है। तो सन ब्लॉक जो भी आपको मिले, आप अगर SPF 15 वाला सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो वो तकरीबन 93% आपको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम सन रेज़। अगर आप SPF 30 वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है 97% फ्रॉम सन रेज़, और अगर आप 100 वाला SPF 100 वाला इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है 98%। तो इट डिपेंड्स कि आप जो है इसमें किसे कौन सा आपके पास अवेलेबल है। SPF 15 है तो भी अच्छा है, SPF 30 है तो भी अच्छा है, SPF 100 है तो भी अच्छा है, ठीक है जी। सन ब्लॉक आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर करती है कि वो किसी अच्छी कंपनी का हो, किसी अच्छी रेपुटेबल कंपनी का हो, आपके स्किन को सूट कर रहा हो, ये चीज़। दूसरा, सन ब्लॉक लगाने का तरीका, आपने हमेशा सन ब्लॉक को, जैसे जो लोग मेकअप करते हैं, ठीक है, और मेकअप सिखाते हैं, आप लोग क्वींस काउच में काफ़ी सारे लोग आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं कि मेकअप सिखाते हैं, तो वो डॉट्स ऐसे, और हम भी छोटे थे अपनी अम्मियों को देखते थे तो शीशे में ऐसे डॉट लगाती थी और फिर उसको
लगाती थी। आपने सन ब्लॉक को भी इसी तरह करके सारे चेहरे पे अच्छी तरह लगाना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर कोई और सेकंड थर्ड एप्लीकेशन करनी हो तो करें, नहीं तो उसके बाद जो है आप आउटडोर अपना वर्क शुरू करें, किचन में अपना काम शुरू करें। लेकिन कोई भी काम करने से 15 मिनट पहले एटलीस्ट ये सारी चीज़ आपने अपने चेहरे पे लगा लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, मेलाज़मा में या हाइपर पिगमेंटेशन में मेरी रिकमेंडेशन ये होती है अपने पेशेंट्स को कि आप जितनी ज़्यादा लेयरिंग अपने चेहरे पे करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। लेयरिंग से मुराद है आप सन ब्लॉक लगाएं, ऊपर कोई वैनिशिंग क्रीम लगाएं, ऊपर कोई फाउंडेशन लगाएं, ऊपर को और मेकअप करें। 4-5 तहें जब बनेंगी तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी आउटर एनवायरनमेंट से, धूप से, चूल्हे से, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रीम्स की तरफ। आपका फेस वॉश हो गया, ठीक है जी, आपका सन ब्लॉक हो गया। अब जो लोकलाइज्ड आपके दाग हैं छाइयों के, उनके लिए आपने क्या क्या करना है और उनको किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करना है। क्रीम, विटामिन सी के सीरम आते हैं, विटामिन के सीरम आते हैं, विटामिन ई के भी सीरम आते हैं, विटामिन ए के सीरम आते हैं। लोकलाइज्ड जगहों पे आप वो सीरम यूज़ कर सकते हैं अपनी छाइयाँ ख़त्म करने के लिए। कोजिक एसिड, अगेन हम इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं। आप क्रीमें देखें जिसमें कोजिक एसिड हो, ठीक है, जिसमें ग्लूटाथाइन हो, जिसमें विटामिन सी हो, ठीक है, जिसमें आपके एजेलिक एसिड हो, जिसमें हाइड्रोक्विनॉन हो, जिसमें ट्रेटिनोइन हो, ये सारी चीज़ें आपके दागों को साफ़ करने में बेहतरीन रोल अदा करेंगी, ठीक है जी। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, आपने पी साइज़ की क्रीम लेनी है, अपनी उंगली पे चने के दाल के दाने जितनी, जिधर काला दाग है उधर हल्की सी मालिश करनी है और उसको जज्ब करा देना है, ठीक है जी। वो नीचे जो मैकेनिज़्म चलेगा इन मेडिसिन्स में, कुछ का काम है कि वो पीलिंग करके उनको उतारते हैं, कुछ का काम है कि वो नीचे जाके मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगी। मेलानोसाइट्स वहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी एक्टिविटी कम करना शुरू कर देंगे, पिगमेंट प्रोड्यूस कम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी छाइयाँ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं कि जो है आप माइक्रोडर्म एब्रेजन, ठीक है, एब्रेड कराते हैं स्किन को, जिसकी वजह से आपकी छाइयाँ ठीक होना शुरू हो जाती हैं। केमिकल पीलिंग है, केमिकल पीलिंग में अगेन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जिस पीलिंग की तरफ आपका डॉक्टर आपको लेके जाता है, आप अपने पेशेंट की केमिकल पीलिंग भी करा सकते हैं और उसकी थ्रू भी उसकी छाइयाँ दूर होना शुरू हो जाती हैं। माइक्रोडर्म एब्रेजन हो गई प्रोसीजर्स में, केमिकल पीलिंग हो गई। इसके अलावा जो बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो मीज़ोथेरेपी के हैं। मीज़ोथेरेपी में लोकलाइज्ड आपका जो छाइयाँ हैं उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन, और यही मीज़ोथेरेपी आपके डार्क सर्कल्स के लिए, ये जो चीज़ें मैंने सारी आपको बताई हैं, यही सेम ट्रीटमेंट आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी चलेगी। तो मीज़ोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, उसमें ग्लूटाथाइन होता है, उसमें जिंक होता है, ठीक है जी, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी छाइयों को दूर करना शुरू करती है। तो मीज़ोथेरेपी के बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं। मीज़ोथेरेपी विद पीआरपी, उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं कि आपकी स्किन में जहाँ रिंकल्स हैं, जहाँ खड्डे हो रहे हैं, अनइवन स्किन हो रही है, ग्लो नहीं है, उसके साथ भी आपके पेशेंट की जो है छाइयाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं छाइयों को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह के वास्ते डर्मा रोलर और माइक्रो निडलिंग की तरफ ना जाएं छाइयों के साथ, वो आपकी छाइयों को वर्स कर देंगी, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो आपके डर्म एब्रेजन के प्रोसीजर्स हैं, या आपके हाइड्रा फेशियल्स के प्रोसीजर्स हैं, या आपकी जो है केमिकल पील्स हैं, इनके लिए भी क्वालिफाइड जो आपके एस्थेटिक फिजिशियन हैं उनसे आप ये चीज़ें कराएं ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। क्योंकि अगर ये चीज़ें थोड़ा भी ट्रॉमा दे देती हैं, थोड़ा भी एसिड ज़्यादा लग जाता है तो स्किन बर्न हो जाती है। आप सबको पता है कि एसिड लगने से स्किन बर्न हो जाती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड कितना लगाना है ये आपके एस्थेटिक फिजिशियन को पता होगा कितना करना है। ये आम इंसान को तो नहीं पता होता कि घर में दो बहनें बैठ के एक जो है दूसरे के चेहरे पे ग्लाइकोलिक एसिड लगा दे। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, इस तरह के तजुर्बात घरों पे ना करें। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में रवाज है ब्लीच करने का। प्लीज़ ब्लीच ना करें क्योंकि ब्लीच अप विल एंड विद हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन को इंड्यूस करता है ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा करना। ब्लीच का इस्तेमाल कम करें।
तो हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर अगर आ जाएं तो हमारा फेस वॉश जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया क्या क्या होने चाहिए, सन ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद जी नाइट क्रीम्स जो मैंने आपको बताई उनको बेहतर है कि आप रात को लगाएं चूल्हे का काम ख़त्म करके, और सुबह उठ के पहले आपने चेहरा धोना है, फिर चूल्हे के पास जाना है सन ब्लॉक लगा के, फिर आपने धूप में जाना है सन ब्लॉक लगा के। इसके अलावा जो दूसरे प्रोसीजर्स वाले इलाज मैंने आपको बताए, डर्मेब्रेशन हो गई आपकी, केमिकल पील्स हो गए, मीज़ोथेरेपी हैं, PRP है, ठीक है। इसके अलावा लेज़र्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के लेज़र्स हम छाइयों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ND येग लेज़र है, अलेक्जेंड्राइड है, IPL हैं, इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं छाइयों को दूर करने में, ठीक है। अच्छा, नेचुरली हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए कि हमारी छाइयाँ हों ही ना, और अगर हो गई हैं तो वो ठीक हो जाएं, जिनमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन B3 एंड विटामिन C। और ये किन किन चीज़ों में होती है, ये उस दिन हमने डिटेल में विटामिन्स का जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये किन किन चीज़ों में होती है और इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये आपके स्किन में छाइयों को इंड्यूस भी नहीं होने देते। जिन लोगों को नहीं हैं छाइयाँ वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि उनको छाइयाँ ना पड़ें, और जिन लोगों को है वो इनका इस्तेमाल जारी रखें ताकि उनकी छाइयाँ जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएँ। तो ये सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने इन्हें इतनी लंबी सारी आपको बताई, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं घरेलू तौर पे जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें छाइयाँ ही नहीं होंगी, और अगर हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज का जो है पल्प उसको आप मास्क बना के चेहरे पे लगा सकते हैं, उसकी मसाज कर सकते हैं, उससे आपकी छाइयाँ बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। लेमन है, लेमन को जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो मलाई के साथ मिक्स करके चेहरे पे मसाज करें, अदरवाइज़ जो यंग हैं, जो एक्नी प्रॉन उनकी स्किन है, वो वैसे ही लेमन के 2-3 कतरे लेके और उसको चेहरे पे लगाएं। अगर किसी को लेमन से एलर्जी है तो एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके उसको चेहरे पे लगाएं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपकी जो है छाइयाँ और मिलाज़मा ठीक होना शुरू हो जाता है। पपीता जो है उसका आपको अच्छी तरह बना के उसके पल्प को मैश आउट करके उसको चेहरे पे लगाएं, ठीक है जी। इन सब के अंदर विटामिन्स वाफिर मिकदार में हैं जो कि आपकी स्किन को हील करेंगे, आपकी छाइयों को दूर करेंगे। इनके अंदर जैसे पपीता है तो जैसे मैंने आपको फेस वॉश में भी और नाइट क्रीम में भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड दिया था, तो पपीते के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड वैसे ही मौजूद होता है, ठीक है जी। आपके जो ऑरेंजेस हैं उनमें फ़िनॉल है, विटामिन C है, एस्कॉर्बिक एसिड है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेहरे पे एज अ मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आपका चेहरा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कुकम्बर है, कुकम्बर का पेस्ट बना के आप चेहरे पे लगाएं। पोटैटो को मैश आउट करके उसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं। तो इन सारी चीज़ों से छाइयाँ आपकी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो आज जो है हमने सारा दिन डिटेल में सारी चीज़ें क्या की कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है और मिलाज़मा क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन किस तरह से होती है, और छाइयों को हम आम दाग जो हो जाते हैं वो क्या चीज़ें हैं, छाइयाँ क्या हैं, उनको हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, छाइयाँ होने की वजूहात क्या क्या हैं, उन वजूहात को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएंगे तो हमारी छाइयाँ होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी और अगर नहीं है तो नहीं होंगी, कौन कौन से फ़ेस वॉशेज़ हमने इस्तेमाल करने चाहिए, सन ब्लॉक किस तरह से लगाना है, नाइट क्रीम्स क्या क्या हैं, और अगर इन सारी चीज़ों पे ठीक नहीं हो रहे तो फिर कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें करना है। मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक हम सब के लिए हेल्पफुल रही होंगी। मैं एंड में अगेन आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मेरी इतना लंबा जो है स्पीकिंग सुनी और मैं समझती हूँ इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आप सब लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। जिन लोगों को छाइयाँ हैं और जिन लोगों की स्किन थोड़ी ज़्यादा टोन की है तो वो बेहतरी की तरफ इससे जाना शुरू होंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूरी में है जो कि ग्लूटाथाइन है। ग्लूटाथाइन के कैप्सूल, ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस रंग गोरा करने के लिए, छाइयाँ ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। आप जो है इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, आप उसके कैप्सूल भी खा सकते हैं। अगर आपके लिवर और किडनी सही फंक्शन कर रहे हैं, अपने लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने के बाद किसी भी क्वालिफाइड इंसान की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम के टैबलेट डेली यूज़ करने से ग्लूटाथाइन
से रंगोरा भी होता है, छाइयाँ भी ख़त्म होती हैं, लेकिन हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर ग्लूटाथाइन मौजूद है, हमें बाज़ार से जाके ख़रीद के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप पोटैटो का इस्तेमाल अपने खाने में बढ़ाएं, ठीक है जी। आप टमाटर ज़्यादा खाना शुरू करें, सैलड खाना शुरू करें, आप हरे रंग का जो सैलड में पत्ता डलता है उसका इस्तेमाल बढ़ाएं, ठीक है। इन सब में ग्लूटाथाइन वाफिर मिकदार में, आपका ओनियन, प्याज, टमाटर और हरा पत्ता जो सैलड में यूज़ होता है, इसमें वाफिर मिकदार में ग्लूटाथाइन मौजूद है, तो इनका इस्तेमाल बढ़ाएं। आप नेचुरल ग्लूटाथाइन कैरी करें और उससे भी आप जो है रंग भी आपका गोरा होगा, आपकी स्किन ग्लो भी करेगा, आपकी छाइयाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच अगेन कि लॉकडाउन का ज़माना है, प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी सेफ़, आप बग़ैर वजह के बाहर ना जाएं और कोशिश करके घर पे रहें जिस हिसाब से केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगेन जो है मैं अनम के भी थैंक्स करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे अलाउ किया इधर करने का। मैं अगेन अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दे देती हूँ। डॉक्टर उज़मा राजड़, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट इसरा यूनिवर्सिटी, ऑनर ऑफ बेनज़ीर एंड स्किन एंड लेज़र क्लिनिक एट हैदराबाद, और क्वालिफ़िकेशन मेरी MBBS DDSC फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, MSc यूनाइटेड किंगडम, MPhil कॉस्मेटिक एंड लेज़र सर्जरी कोर्स फ्रॉम इटली, मास्टर कोर्स इन बोटॉक्स फ्रॉम लंडन, मास्टर कोर्स इन फिलर्स फ्रॉम लंडन, एंड मास्टर कोर्स इन थ्रेड्स एंड मीज़ो एंड PRP फ्रॉम लंडन। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको इससे रिलेटेड पूछनी हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि A to Z सारी चीज़ें बताऊं भी, समझाऊं भी, लेकिन अगर कुछ रह गया हो, कुछ आपकी क्वेरीज़ हो, मैसेंजर पे उज़मा राजड़ के नाम से मेरा है, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। फ़ेसबुक पे मेरा अपना पर्सनल भी है, फ़ेसबुक उज़मा राजड़ के नाम से, क्लिनिक के नाम से भी है बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, आप उसमें भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैं अटेंड नहीं करूँगी। आप मुझसे वॉइस मैसेज पे तस्वीरें अपनी भेज के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें ऑफ़ हैं। 0300 83741117 मेरा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और उसमें डिफरेंट वीडियोज़ आती हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।